हेलो स्टूडेंट्स, राही कंसरा हियर और आज हम देखेंगे हमारा डीपीपी नंबर 27 जो कि बेस्ड होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन वाले हमें क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है। एक दो क्वेश्चन कुछ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे होगा तो हम देख लेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आई होप कि आपने वो जो हीट ऑफ कंबशन के जो मेन पॉइंट्स टू रिमेंबर मैंने आपको बताए थे वो आपको याद है। अगर को याद नहीं है और आपने अगर नोट डाउन करके रखा है तो वीडियो को पॉज करो और पहले आप वो देख लो पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है हीट ऑफ कंबशन, थोड़ा हीट ऑफ हाइड्रोजन, हीट ऑफ कंबशन दोनों रिवाइज कर लो और फिर ये क्वेश्चन पे आओ। ओके, एंड ट्राई टू सॉल्व इट बाय योर ओन सो दैट आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। कहीं पे अगर बीच में अटक जाते हो तो सोल्यूशन तो आपके पास है ही। ओके, सो ऑल द बेस्ट, ट्राई ऑन योर ओन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डीपीपी. In each of the following groups of compounds, identify the one with the largest heat of combustion and one with the smallest. In which cases can a comparison of heat of combustion be used to assess relative stability? तो हमें बताना है किसका heat of combustion ज़्यादा होगा कि किसका heat of combustion कम होगा। मतलब हमें एक ऑर्डर बताना है, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन। अब ये देखो साइक्लोप्रोपेन मतलब ये आएगा, साइक्लोब्यूटेन ये आएगा एंड साइक्लोपेंटेन आपका ये आ जाएगा। तो हीट ऑफ कंबशन, मोर नंबर ऑफ कार्बन, मोर हीट ऑफ कंबशन, राइट। तो ये आपको पता है मोर नंबर ऑफ कार्बन मोर हीट ऑफ कंबशन। तो उस बेस पे क्योंकि ये सारे साइक्लिक ही है तो जिसका कंबशन ज़्यादा होगा उसका ये ज़्यादा होगा हीट ऑफ कंबशन, सॉरी जिसका नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होगा उसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगा। सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, अच्छा हम ये पहले बना लेते हैं बी का। सिस 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, अच्छा साइक्लो है, साइक्लो ओके। 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन मिथाइल and 1,1,2,2 tetra, ओके ठीक है। अब नंबर ऑफ कार्बन वाला पहले हम देख लेते हैं। तो 5 7 6 + 1 7 3 + 4 7, सब में नंबर ऑफ कार्बन सेम है। तो फिर दूसरा कौन सा हमारा आता है कि हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो एक वो पॉइंट से भी देख लेते हैं कि इसमें कुछ स्टेबिलिटी वाला ऑर्डर है क्या। तो हमें इतना पता है कि छोटी रिंग जो होती है, बड़ी रिंग होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है, छोटी रिंग कम स्टेबल होती है, राइट। तो इसलिए हम वही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे। ये अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल है तो इसका हीट ऑफ कंबशन सबसे कम होगा। तो हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा किसका होगा, सी का, फिर आएगा ए एंड देन बी। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम सबके सेम है इसलिए फिर हम इस पे जाएंगे। ओके, लीनियर एंड ब्रांच वाला हम नहीं करेंगे क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट सी वाला, इन तीनों की हमें ऑर्डर बतानी है। ये मैं कर देती हूँ, ये ए है, ये बी है एंड ये सी है, ठीक है। अब इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें है 6 कार्बन्स एंड इसमें है 4 कार्बन्स। तो दिख रहा है किस क्या ज़्यादा होगा, किसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगा, मोर नंबर ऑफ कार्बन मोर हीट ऑफ कंबशन। सो बी ए एंड सी, इसका आंसर आ जाएगा बी ए सी। ओके, एंड डी वाले का कार्बन एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 8 कार्बन, ये 9 कार्बन
और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन। तो 9 कार्बन वाला सबसे ज़्यादा आएगा, तो बी। अब ए और सी में से क्या सबसे ज़्यादा, किसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा है? तो अभी हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है, अभी देखो साइक्लिक है इसलिए हम लीनियर ब्रांच वाला नहीं लगाएंगे, तो हमारे पास एक ही कंसेप्ट बचता है, कौन सा? हीट ऑफ कंबशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, है ना। तो अब ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी हम देखने की ट्राई करेंगे। तो ये देखो सिमेट्रिक है, मतलब यहाँ पे भी सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, यहाँ पे भी सेम है, बट यहाँ पे ये एसिमेट्रिक है, यहाँ पे एक ही कार्बन है और यहाँ पे 6-7 कार्बन्स है, राइट। तो क्या जो सिमेट्रिक होता है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, राइट। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा तो इसका हीट ऑफ कंबशन कम होगा, तो इसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगा, तो बी, सी एंड देन ए, ओके। Next, write a balanced equation, chemical equation for the combustion of each of the following compounds, ठीक है। तो हमें ये डेकेन, साइक्लोडेकेन ये सब दिया है, तो आपको एक केमिकल इक्वेशन कैसे निकालते हैं उसका मैं एक जनरल फार्मूला आपको दे देती हूँ, तो फिर आप ये सबके फार्मूला के अकॉर्डिंग उस फार्मूला में डाल के आप इक्वेशन निकाल देना, इट इज़ वेरी इजी। तो CxHy प्लस x प्लस y बाय 4 gives x CO2 प्लस y बाय 2 H2O, ओके। तो ये है या यहाँ पे O2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये है पूरा आपका फॉर्मूला। तो x होगा वो आपका नंबर ऑफ कार्बन, y आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और फिर उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये आपको इसके अकॉर्डिंग ही इसका केमिकल इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि आप देखो साइक्लोडेकेन, साइक्लोडेकेन ले लो तो ये कितना आ जाता है, C10H20, है ना। तो इसका क्या आ जाएगा, 10 प्लस 20/4 O2 gives 10 CO2 प्लस 20/2 10 H2O। इसका आंसर क्या आता है, तो ये हो जाता है H20 प्लस 15 O2 gives 10 CO2 प्लस 10 H2O। तो ये था साइक्लोडेकेन का, ऐसे ही आपको सबका निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट, in each of the following groups of compounds identify one with the largest heat of combustion and one with the smallest. Try to do this problem without consulting table, ठीक है। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, किसका ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन रहेगा, किसका कम हीट ऑफ कंबशन रहेगा, ये हमें देखना है। तो हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, यहाँ पे है 8 कार्बन, यहाँ पे है 7 कार्बन और यहाँ पे है 6 कार्बन, तो कौन सा आएगा, ये ऐसे आएगा इसका, ठीक है। मोर नंबर ऑफ कार्बन, मोर हीट ऑफ कंबशन। नेक्स्ट इज आइसोब्यूटेन, पेंटेन, आइसोपेंटेन। ये कैसे आता है, आइसोब्यूटेन 4 कार्बन्स रहेंगे आइसोब्यूटेन में, पेंटेन में रहेंगे 5 कार्बन और इसमें भी रहेंगे 5 कार्बन, ठीक है। तो ये तो सबसे लास्ट आ जाएगा आइसोब्यूटेन। अब पेंटेन एंड आइसोपेंटेन में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ये देखो ये ब्रांच्ड है आइसोपेंटेन और ये लीनियर है, तो किसका ज़्यादा रहता है,
लीनियर का हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा रहेगा क्योंकि ब्रांच्ड जो है वो स्टेबल होता है, ठीक है, इसलिए लीनियर का हीट ऑफ कंबशन सब ज़्यादा रहेगा। सो बी, फिर क्या आएगा, ए या सी? फिर सी रहेगा ना क्योंकि 5 कार्बन है, हाँ, फिर बी सी ए। ओके, नंबर ऑफ कार्बन देखना है, अगर होता है टाई फिर लीनियर ब्रांच देखना है, अगर वो साइक्लिक नहीं है तो, ठीक है। इसका आइसोपेंटेन, 2 मिथाइल पेंटेन, नियोपेंटेन। अब आइसोपेंटेन मतलब यहाँ पे कितना है 5 कार्बन, 2 मिथाइल पेंटेन मतलब यहाँ पे है 6 कार्बन एंड नियोपेंटेन में है 5 कार्बन, ठीक है। तो 6 कार्बन वाला ज़्यादा आएगा मतलब बी सबसे ज़्यादा। अब 5 कार्बन एंड 5 नियोपेंटेन एंड आइसोपेंटेन, इन दोनों में, ये दोनों ओपन चेन कंपाउंड है, मतलब हम लीनियर ब्रांच देखेंगे तो ब्रांच सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, नियोपेंटेन, इसलिए बी सी एंड ए। ओके, देन पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन IUPAC नेम है, मतलब एक मिथाइल है, मतलब 6 कार्बन है यहाँ पे, एंड 3 डाई मिथाइल पेंटेन मतलब यहाँ पे है 7 कार्बन। तो 5 6 7 कार्बन, क्लियरली आपको समझ में आ रहा है, मोर कार्बन मोर हीट ऑफ कंबशन, सो सी देन बी एंड देन ए। ओके, यहाँ पे है इथाइल साइक्लोपेंटेन, ये है साइक्लोपेंटेन और ये है इथाइल, इथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये है हमारा साइक्लोहेक्सेन, ये आ गया इथाइल, एंड इथाइल साइक्लोहेप्टेन, ठीक है। तो मोर नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे क्या है 9 कार्बन्स, यहाँ पे क्या है फास्ट 7 कार्बन एंड यहाँ पे है 6 कार्बन। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, 9 कार्बन का ज़्यादा होगा, सो सी बी एंड ए। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, मैच ईच अल्कीन विद द एप्रोप्रिएट हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन देखना है हमें, ठीक है। पहले हम एल्कीन देख लेते हैं, एल्कीन का कैसा नेचर है वो देख लेते हैं। कैसा नेचर है मतलब कि वो ब्रांच्ड है, लीनियर है, फिर कैसा है, मोर नंबर ऑफ कार्बन्स है, ये सब हम पहले एग्जामिन कर लेते हैं, एनालिसिस उसका कर लेते हैं। देखो अगर 1 हेप्टीन है मतलब उसके पास है 7 कार्बन्स, 2,4 डाईमिथाइल पेंटीन है मतलब इसके पास भी है 7 कार्बन्स, 2,4 डाईमिथाइल 2 पेंटीन 7 कार्बन्स, 4,4 डाईमिथाइल 2 पेंटीन अगेन 7 कार्बन, एंड 2,4,4 ट्राईमिथाइल पेंटीन मतलब यहाँ पे है 8 कार्बन्स। ओके, तो अब 8 कार्बन सबसे ज़्यादा आएगा, तो इसका जो हीट ऑफ कंबशन 8 कार्बन का सबसे ज़्यादा। उसके बाद हम देखते हैं, ये देखो 1 हेप्टीन, ये लीनियर है, ये दिख रहा है, ये तीनों ब्रांच्ड है, ये है 4,4, ये है 2,4, ये है 2,4, ठीक है। तो ये लीनियर है इसलिए लीनियर का ज़्यादा आएगा, ब्रांच्ड का हम बाद में देखते हैं। तो ये इतना समझ में आया कि ये लीनियर है, तो इतना हमने कर लिया। फिर अब ये ब्रांच्ड जो है ये 3, उनका हम कैसे देखेंगे, तो अब उनकी हमें स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी हाइपर कॉन्जुगेशन से। पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, 2,4 डाईमिथाइल पेंटीन, 1 2 3 4 5, 2 and 4 and 1 पेंटीन, ठीक है।
फिर ये है 2,4, यहीं पे बनाते हैं, वेट, ये है 1 पेंटीन, फिर ये है 2 पेंटीन एंड ये है ओके 4,4, ठीक है। अब हम इसके अल्फा एच देख लेते हैं। देखो ये जो है इसके पास 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, मतलब इसके पास है 5 अल्फा एच, ओके, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5 अल्फा एच। 2,4 डाइमिथाइल 2 पेंटीन के पास कितने अल्फा एच है? ये एक कार्बन है, ये कार्बन है 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसके पास है 6 अल्फा एच और इसके पास है 2 पेंटीन है ये, हाँ, तो इसके पास है 3, ओनली 3, ये आ जाएगा 3 अल्फा एच, ठीक है। तो सही है ना ये 3, हाँ ओके। ई सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन, ए। अब इन तीनों में से अल्फ़ा एच के हिसाब से आपको क्या लगता है हीट ऑफ कंबशन? अभी अल्फ़ा एच जिसके ज़्यादा वो उतना स्टेबल, तो अगर वो स्टेबल है तो हीट ऑफ कंबशन उसका कम रहेगा, ठीक है। तो इसका हीट ऑफ कंबशन सबसे कम रहेगा सी का, फिर आता है बी एंड फिर आता है हमारा डी, ओके। अब हमने ये निकाल दिया तो अब हमारा ये इजी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन कौन सा है? 5293, मतलब ई का आंसर है पी, ओके। फिर आता है डी, सॉरी ए, तो 5293 के बाद कौन सा वाला है? 4658, राइट, मतलब क्यू, तो ए का आंसर है क्यू। फिर अब डी का हम देखेंगे, डी का आंसर 4658 के बाद कौन सा है? 4650, राइट, तो डी का आंसर है आर। डी का, अच्छा ओके, बी का ये रहेगा एस एंड सी का आंसर है टी, ओके। तो ये है आपके आंसर्स, समझ में आया? पहले क्या देखा? नंबर ऑफ कार्बन एटम, फिर क्या देखा कि वो ओपन चेन है, तो ओपन चेन है तो फिर हमने देखा कि लीनियर ब्रांच है क्या, लीनियर ब्रांच देखा, तो ये सारे ये 3 ब्रांच थे, ये एक अकेला लीनियर था, ठीक है। अब तो इसलिए ये पहले आ गया, फिर ये ब्रांच्ड में हम कैसे देखेंगे उसकी स्टेबिलिटी, तो अल्कीन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से तीनों की स्टेबिलिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये कंसेप्ट लगा के हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, choose the more stable alkene in each of the following pairs, explain your reasoning। तो हमें अब क्या करना है? स्टेबल एल्कीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन कुछ नहीं, सिर्फ एल्कीन की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन एंड 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, तो ये है साइक्लोहेक्सीन एंड दिस इज 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ऐसे आएगा। 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन ऐसे आएगा, है ना। तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो अब ये एल्कीन है, इसका कैसे निकालेंगे स्टेबिलिटी? हाइपर कॉन्जुगेशन 3 4 5 6 7, तो इसके पास है 7 अल्फा एच और इसके पास है ये 1 2 3 अल्फा एच, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है? ये 7 अल्फा एच वाला, ओके। आइसोप्रोपिनाइल साइक्लोपेंटेन एंड अलाइल साइक्लोपेंटेन, मैं बी वाला यहाँ पे बना रही हूँ। आइसोप्रोपिनाइल
साइक्लोपेंटेन, ओके। आइसोप्रोपेनाइल मतलब ये ऐसा आएगा, ठीक है। आइसोप्रोपेनाइल साइक्लोपेंटेन एंड अलाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है, ये ऐसे आएगा। तो किसका ज़्यादा रहेगा, तो हम हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। 3 अल्फा एच एंड यहाँ पे 1 2 3 1 अल्फा एच, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, 3 अल्फा एच वाला, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं A इज़ मोर स्टेबल देन B, और यहाँ पे भी A इज़ मोर स्टेबल देन B, ओके। यहाँ पे बाईसाइक्लो दिस एंड बाईसाइक्लो दिस। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे छोटी रिंग में है, डबल बॉन्ड बड़ी रिंग में है। मैंने बोला था बड़ी छोटी रिंग में डबल बॉन्ड अनस्टेबल होता है क्योंकि ऑलरेडी रिंग स्ट्रेन होता है, उसमें आप वापस डबल बॉन्ड डाल दोगे तो वो और बेचारा स्ट्रेन में आ जाएगा, है ना। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, बड़ी रिंग में डबल बॉन्ड। फिर ये हो गया Z साइक्लोनोनिन एंड E साइक्लोनोनिन। अच्छा, अब ये Z है, Z का मतलब होता है सिस, ठीक है, एंड E का मतलब होता है ट्रांस, ओके। तो अभी ये क्या होता है, देखो, सिस एंड ट्रांस, जब ये रिंग छोटी होती है ना, नोनीन है मतलब 9 कार्बन की रिंग है ये, ठीक है। अब अगर मैंने आपको हमें ये कंसेप्ट पता है कि जो ट्रांस होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, सिस कम स्टेबल होता है, लेकिन ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उनमें क्या सीन चलता है, ये देखो, जो अगर मैं इसको डबल बॉन्ड कर रही हूँ और ये है ट्रांस, ठीक है, ये मेरा एक हो गया। तो अब मुझे दूसरे 9 मतलब ये हो गया 1 2 3 4, तो ये जो है पॉइंट और ये पॉइंट को मुझे एक साथ करने के लिए बहुत सारे कार्बन्स लगेंगे, ठीक है। ये आपको दिख रहे हैं इतने, बट ये ज़्यादा लगते हैं क्योंकि ये जो लेंथ है वो बड़ी होती है। तो अगर ये ट्रांस होगा तो इसमें बहुत सारे कार्बन्स लगेंगे, तो ये ट्रांस हो सकता है और तो ये स्टेबल होगा। बट ये जो छोटी रिंग है, अभी ये नोनीन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं पॉसिबल है ना। ये तो यहाँ पे ही देखो 10 11 तक जा रही है, एक्चुअल में तो 14 से स्टार्ट होता है ट्रांस वाला। तो जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर हो जाता है तो उस केस में अगर कम कार्बन एटम्स है, यूजुअली 14 के बाद वो ओपन होना स्टार्ट करता है और 14 के बाद ये ट्रांस वाला जो होता है वो स्टेबल होता है। बट ये नोनीन है मतलब 9 कार्बन मतलब छोटी रिंग है, तो अगर ये छोटी रिंग है तो उसमें सिस जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन ट्रांस, ओके। तो ये Z इज़ मोर स्टेबल देन ट्रांस, ओके। ये आपको समझ में आया, दिस वॉज अवर ट्रांस। और ये पॉइंट को, क्योंकि ये साइक्लिक है तो मुझे ये दोनों पॉइंट को तो कनेक्ट करना होगा, और उसको कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे बीच में बहुत सारे कार्बन्स लगेंगे। तो अगर मैं बहुत सारे कार्बन्स नहीं है मेरे पास, मतलब नोनीन तो 9 कार्बन्स है, तो 9 दूसरे 5 कार्बन में ये रिंग नहीं बन सकती है। ऑलरेडी यहाँ पे 4 कार्बन है, दूसरे 5 कार्बन में ये इतनी बड़ी रिंग नहीं बन सकती है। तो ये ऐसे ट्रांस के लिए हमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं साइक्लोऑक्टाडेकिन एंड साइक्लोऑक्टाडेकिन। हाँ, तो ये Z है मतलब ये सिस है और ये ट्रांस है। तो अभी ऑक्टाडेकिन मतलब 18 कार्बन्स है इसमें, ये दोनों में 18 कार्बन्स है। तो अभी आपको समझ में आया कि मैं क्या बता रही थी। अभी 18 कार्बन है तो ऑफ कोर्स ये 4 मतलब और दूसरे 14 कार्बन्स यहाँ पे लग जाएंगे। तो ऐसे जब ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे तो इस केस में
ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि अब बीच में कार्बन एटम्स मैं लगा सकती हूँ बहुत सारे रिंग बनाने के लिए, ठीक है। सो ऐसे 18 कार्बन में फिर हमारा ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ई ज़्यादा स्टेबल है। इसमें क्या है, Z इज़ मोर स्टेबल देन E, एंड यहाँ पे E इज़ मोर स्टेबल देन Z। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट ये वाला समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट, suggest an explanation for the fact that 1-methyl cyclopropene is some 42 kilojoule per mole less stable than methylene cyclopropane। ओके, ठीक है, मतलब ये वाला लेस स्टेबल है इससे, तो वो हमें एक्सप्लेन करना है क्यों। तो ये मुझे बताओ, मैंने आपको बताया था कि 3 मेंबर रिंग में sp2 कार्बन्स अनस्टेबल होते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है sp2, 2 sp2 कार्बन्स, और यहाँ पे कितने हैं, ओनली 1 sp2। तो बस यही रीज़न है कि यहाँ पे 2 sp2 है, विच मेक्स इट मोर लेस स्टेबल देन दिस। ओके, नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसर टू पार्ट ए, कंपेयर द एक्सपेक्टेड स्टेबिलिटी ऑफ 3-methyl cyclopropene विथ दैट ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो हमें पहले स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। 3-methyl cyclopropene, 1, ओके, ये 1 2 3, ये है 3-methyl cyclopropene। फिर हमें चाहिए 1-methyl cyclopropene एंड मिथिलीन साइक्लोप्रोपेन, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमें निकालना है, तो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब यहाँ पे एक ही है sp2, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। इन दोनों का हम देखते हैं, दोनों में 2-2 है ना, पहले हम ये देखते हैं, एक ही है sp2, तो C इज़ मोर स्टेबल। अब इन दोनों का देखते हैं, ठीक है। अब किसके पास ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, है ना, क्यों, क्योंकि अगर इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, और अगर वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा तो वहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। याद है पहले वाले में हमने देखा था बॉन्ड लेंथ वाले में, तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा कि उसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन आएगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा। और दूसरा ये भी कि हम स्टेबिलिटी को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के हेल्प से। तो अब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन में 3, एक ये वाला कार्बन, तो इसके पास रहेंगे 2 5 एंड ओके, इधर इतना ही, तो यहाँ पे है 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन, और यहाँ पर है ओनली 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये या ये? अब वो वाला याद करो, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर वाला, याद आ रहा है आपको कि अगर यहाँ पे जिसके पास ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा वो उसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा, है ना, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्या? More alpha hydrogen, more stability. So 3 C B A, ठीक है, समझ में आया? ये ज़्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये कम स्टेबल है। हमें सिर्फ स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी थी, हीट ऑफ कंबशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नहीं, ठीक है। तो बस स्टेबिलिटी पे जाना है। 1 sp2 कार्बन, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल, यहाँ पे क्योंकि ये 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन है इसलिए ये स्टेबल देन A। ओके, नेक्स्ट, what 3 alkenes yield
2 मिथाइल ब्यूटेन ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मैंने हाइड्रोजनेशन जब एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको बताया था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड होता है उसमें जब एल्कीन H2 को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट सच एज प्लैटिनम, पैलेडियम, कैडमियम, ये सारे जो कैटलिस्ट होते हैं उनके प्रेजेंस में जब H2 को ऐड किया जाता है तो वो यहाँ पे एक H ऐड होगा और यहाँ पे एक H ऐड होगा तो ये हो जाएगा CH3 ठीक है। तो ये हमें बताना है कि कौन सी अल्कीन्स ये यील्ड करेगी, ये बनाएगी। तो हम देख लेते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 3 ना, तो एक CH3 ऐसे होगा। ठीक है, ये हम बनाते हैं। ओके, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो एक अगर डबल बॉन्ड यहाँ लगा देंगे, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा देंगे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देंगे तो ये बन जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। यहाँ पे जब H2 ऐड होगा तो ये डबल बॉन्ड निकल जाएगा, यहाँ पे H2 ऐड होगा तो ये डबल बॉन्ड निकल जाएगा, यहाँ पे H2 ऐड होगा तो ये डबल बॉन्ड निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, लास्ट। इसमें क्या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फाइंड आउट करना है। ओके, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। दूसरा पॉइंट क्या है, मोर पाई बॉन्ड मोर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और फिर क्या दूसरा कौन सा था, फटाफट बताओ। देखो अब इसमें 1 पेंटीन है, मतलब कितने, अच्छा सबका ये हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ 5 कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन पे तो हम नहीं जाएंगे, हमें सबके स्ट्रक्चर्स निकालने पड़ेंगे। 1 2 3, दिस इज़ 1 पेंटीन, 4 डाइमिथाइल 2 पेंटीन, 4 डाइमिथाइल 2 पेंटीन, 4 मिथाइल 2 पेंटीन, 4 मिथाइल 2 पेंटीन एंड 2,4 डाइमिथाइल 2 पेंटीन, 2,4 डाइमिथाइल एंड 2 पेंटीन। ठीक है, अब सबकी स्टेबिलिटी हम देख लेते हैं क्योंकि सब ही ब्रांच, बट वैसे भी ब्रांच वाला कंसेप्ट इसमें लगेगा नहीं। ठीक है, हमें एल्कीन की स्टेबिलिटी ही फाइंड आउट करनी होगी। यहाँ पे इसके पास है 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है, सो 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स। यहाँ पे इसके पास है 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे इसके पास है 3 एंड 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये वाले के पास, ओके डिड आई मिस, हाँ आई मिस्ड 1, ये वाला मिस कर दिया, ये हेक्सीन है। ओके 2 2 5 5, ओके 3 हेक्सीन। ठीक है, और एक ये, ठीक है। अब इसके पास कितने हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, सही है ना, नहीं, हाँ 0, यहाँ पे भी नहीं है, 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन। और इसके पास 3 6 7 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये आप अब अंदाज़ा लगा ही सकते हो
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी के, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगा डी का, फिर ए का, फिर बी, फिर सी, फिर ई। ओके, डी का सबसे ज़्यादा, डी का सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सो रहेगा डी का आंसर है पी, एंड सबसे कम किसका है ई। अच्छा, ए का 151 के बाद आएगा 122, सो क्यू, राइट। बी का आंसर रहेगा 122 के बाद छोटा वाला आएगा 114, सो आर। देन सी का आंसर है एस, एंड ई का आंसर रहेगा टी। ओके, ठीक है, तो इस ऑर्डर में ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रहेगा। तो विद दिस वी कंप्लीट अवर डीपीपी नंबर 27, राइट, जो कि बेस था हमारा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन पे। अब हम नेक्स्ट डीपीपीज देखेंगे एरोमेटिसिटी पे। ओके, सो एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी, देन एंटी एरोमेटिक, ये सारी चीज़ें पढ़ के आना, रिविजन करके आना। मिलते हैं नेक्स्ट डीपीपी के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।